नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम। इससे पहले और 5 चैप्टर्स हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर जाकर जो बायोलॉजी नाम से जो प्लेलिस्ट बना होगा उस प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, उस वीडियोज़ को देख सकते हो। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम। जैव विविधता जो है उसका मतलब है कि विभिन्न जीवों के रूप में पाई जाने वाली विविधता। जो जितने भी जीव है उनके बीच जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं जैव विविधता। जीवों का जो वर्गीकरण है उसमें उनके लक्षण की अहम भूमिका होती है। अर्थात जीवों का वर्गीकरण उनके लक्षणों के आधार पर होता है। अगर हम जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता का अर्थ है जीवों का वर्गीकरण, और जीवों का जो वर्गीकरण है वो उनके लक्षणों के आधार पर होता है। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्षेत्र में जो गर्म और नमी वाली भाग है वहाँ पौधों और जंतुओं में काफ़ी विविधता पाई गई है। मतलब पृथ्वी की पर जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है उसके बीच का जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे जो गर्मी और नमी वाला भाग है वहाँ का जो पौधा और जंतु है उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखे गए हैं। ये क्षेत्र जो है वो कहलाता है बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। मेगा बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। 5 जगत वर्गीकरण की गई है। रॉबर्ट विल्टेयर 1959 द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत है। पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ये समूह जो है वो कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत, तरीका तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए हैं। विभिन्न स्तरों पर जीवों की उप समूह में वर्गीकृत किया गया है। यह निम्न है। इसमें है फाइलम, वर्ग, गण, कुल और वंश। 5 जीवों का जो समूह है वो इसमें पहला है मोनेरा है। मोनेरा के बारे में हम पढ़ते हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक जीव है। इन जीवों में ना तो संगठित केंद्र और कोशिकांग होते हैं और ना ही इसके शरीर बहुकोशिकीय होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं। इन जीवों में ना तो संगठित केंद्र और कोशिकांग होते हैं और ना ही उनके शरीर बहुकोशिकीय होते हैं। और इनमें जो है कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है। मोनेरा जगत के जो प्लांट होते हैं उसमें किसी में कोशिका भित्ति पाई भी जाती है और किन्हीं में नहीं भी पाई जाती है, और तथा ये एक कोशिकीय होते हैं। पोषण के स्तर के आधार पर ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। स्वपोषी और विषमपोषी यानी कि वो खुद पे भी डिपेंड कर सकते हैं और दूसरे प्लांटों पर भी डिपेंड कर सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं मोनेरा जगत के प्राणी। उदाहरण में है जीवाणु, नीलहरित शैवाल जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और माइकोप्लाज्मा। अब हम आगे प्रोटिस्टा देखते हैं। प्रोटिस्टा, इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजिला नामक संरचनाएं पाई जाती है, और ये स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। ये अलैंगिक जनन, कोशिका संलयन एवं लैंगिक जनन युग्मनज बनने की विधि द्वारा करते हैं। उदाहरण है इसके एक कोशिकीय शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ इत्यादि। फंजाई को देखते हैं। फंजाई, जिसे हम कवक भी कहते हैं, ये जो है विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है और ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। इनमें जो है हरित शैवाल अनुपस्थित होता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। ऐसे पादप जो फंजाई के अंतर्गत आते हैं। कुछ फंजाई सजीव पौधे व जंतु पर पोषण के लिए निर्भर करते हैं, जिन्हें हम परजीवी कहते हैं। ये पादपों व जंतुओं में रोग का कारण होते हैं। कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल यानी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं के साथ स्थायी संबंध बनाती है, जिन्हें सहजीविता कहते हैं। और इसके यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग एल्गल लेयर कहते हैं, और ये जो लंबी लंबी दिखाई निकली हुई है इन्हें हम कहते हैं फंगल हाइफिया, और नीचे जो है ये राइजोम है।
ऐसे सजीवी को लाइकेन कहा जाता है। ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की छाल पर रंगीन धब्बों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। फंजाई जो है वो तंतुमयी होती है, लेकिन यीस्ट एक कोशिकीय होता है, इसका अपवाद है। फंजाई जो है ना वो तंतुमय होती है, लेकिन उसमें बस एक अपवाद है जो कि यीस्ट है, और ये एक कोशिकीय होता है। ये पतली लंबी धागों की तरह संरचनाएं होती है, जिन्हें हम कहते हैं कवक तंतु यानी कि माइसीलियम कहते हैं। फंजाई की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। फंजाई में कायिक जनन विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा, अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा व लैंगिक जनन एस्को बीजाणु बेसिडिया बीजाणु द्वारा होता है। इसके उदाहरण है ईस्ट और मशरूम। फोर्थ हम देखते हैं प्लांटी। इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले कोशिक यूकेरियोटिक जीव आते हैं। पादप वर्ग की बात की जाए तो ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। वह स्वतः भोजन का निर्माण करते हैं। पौधों में शरीर के प्रमुख घटकों के विभेदन, पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति, बीज धारण क्षमता के आधार पर पादप को क्रमशः थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्तबीजी, आवर्तबीजी प्रभागों में विभाजित किया गया है। थैलोफाइटा की बात करें तो इन पौधों की जो शारीरिक संरचना होती है यानी कि जड़, तना व पत्ती में विभेदीकरण नहीं होता है, ऐसे पादप का शरीर थैलस कहलाता है। मतलब ऐसे जो पौधे होते हैं इनका जो शरीर है यानी कि जड़, तना व पत्ती वो बटे नहीं रहते हैं। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा अलैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन द्वारा, अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा व लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन से होता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, वॉलवॉक्स, कारा इत्यादि। शैवाल यानी कि एल्गी की बात की जाए तो शैवाल जो है वो क्लोरोफिल युक्त होती है, यानी इनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल युक्त सरल थैलॉइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय जीव है, जो कि अलवणीय जल में भी होता है और समुद्री जल में भी होता है। वे अन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे कि स्लॉथ है, रिछ है। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। ये क्लोनीय जैसा वॉलवॉक्स तथा तंतुमय जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा तक हो सकते हैं। इनमें से कुछ शैवाल जैसे कैल्प बहुत विशालकाय होते हैं। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग जो है वो शैवाल पर ही स्थिर करता है। ये है, पहला है हरित शैवाल जिसका एग्जाम्पल है बॉलबॉक्स और यूलोथ्रिक्स। दूसरा है भूरे शैवाल जिसका एग्जाम्पल है लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टाइओटा। लाल शैवाल इसका एग्जाम्पल है पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। अब यहाँ पे हम शैवाल के डिवीज़न, अनुभाग तथा उनके प्रमुख अभिलक्षण की बात करते हैं। तो पहला डिवीज़न में जो है क्लोरोफाइसी, जिसका सामान्य नाम है हरा शैवाल, और इसका जो प्रमुख वर्णक है वो क्लोरोफिल ए है और बी है। अगर भोजन संचित की बात की जाए तो स्टार में इसका भोजन संचित होता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज होती है। फ्लैजिला की संख्या और उनके निवेशन की स्थिति बात की जाए तो 2 से 8 होती है। समान और शीर्ष होता है। आवास जो है इसका वो लवण जल, लवणीय जल और खारा जल में पाया जाता है। फियोफाइसी की बात की जाए तो इनका सामान्य नाम भूरे शैवाल है। प्रमुख वर्णक की बात की जाए तो ये क्लोरोफिल ए और सी फ्यूकोजेंथिन है। इनका जो भोजन है वो मैनिटॉल लेमिनेरिन में संचित होता है। कोशिका भित्ति इसमें जो होती है वो सेल्यूलोज और एल्जिन होती है। इनमें 2 फ्लैजिला की संख्या होती है
और उनके निवेशन की स्थिति असमान और पार्श्वीय होती है। आवास की बात की जाए तो ये अलवण जल में, जो कि बहुत कम होते हैं, खारा जल में और लवणीय जल में पाए जाते हैं। रोडोफाइसी की बात की जाए तो इसका सामान्य नाम लाल शैवाल है। और प्रमुख वर्णक की बात की जाए तो इसमें क्लोरोफिल ए, डी, फाइकोएरिथ्रिन होते हैं। और भोजन संचित की बात की जाए तो इनका जो भोजन है वो फ्लोरिडियन स्टार्च में संचित होता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज है। फ्लोजीला की संख्या और इनके निवेशन की स्थिति, इसमें ये सब नहीं होती है। और इनका आवास की बात की जाए तो ये अलवण जल, कुछ खारा जल में होते हैं और अधिकांश ये लवण जल में होते हैं। जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। पोरफायरा के लेमिनेरिया तथा सरगाम्स की बात की जाए तो इसकी बहुत सी स्पीसीज यानी प्रजातियां, जो समुद्र की 70 प्रजातियों में से है, भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागीन यानी कि लाल शैवाल से उत्पादन करते हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला तथा स्प्रिलाइना एक कोशिकीय शैवाल है। इनमें जो है प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी और तीसरा है रोडोफाइसी। ब्रायोफाइटा नेक्स्ट देखते हैं। ब्रायोफाइटा इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि यह भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं। ब्रायोफाइटा जो है वो लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। इन पादपों में वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां नहीं होती हैं। इनमें जो है मूल सम, पत्ती सम तथा तना सम संरचनाएं होती है। ये एक बहुकोशिकीय मूलाभासों द्वारा जुड़े रहते हैं। ब्रायोफाइटा में लीवरवर्ट व मॉस आते हैं, जिनमें अलैंगिक जनक थैलस के विखंडन अथवा संरचना गेमा द्वारा होता है, तथा लैंगिक जनन युग्मोद्भिद के पुंधानी व स्त्रीधानी से उत्पन्न पुमनु व अंड के संयोजन से होता है। इसका उदाहरण है मॉस यानी कि फाइनेरिया और मार्केशिया। ब्रायोफाइटा का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मॉस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। ब्रायोफाइटा स्फेगमन की कुछ स्पीसीज यानी कि कुछ जातियां पीट प्रदान करती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। स्फेगमन जो है उसके कुछ जातियां हैं जो कि पीट प्रदान करती है, जिसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों के स्थानांतरित करने में भी करते हैं। इसका कारण यह है कि इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। पीट में लाइकेन समेत मोस सर्वप्रथम ऐसे जीव है जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया। चूँकि मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती है और इस प्रकार ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। ब्रायोफाइटा को लिवर्ट तथा मॉस में विभक्त कर सकते हैं। ये हैं लिवर्ट, पहला दिया हुआ है, प्रायः नमी छायेदार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं। लिवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होता है। जेमा हरी बहुकोशिकीय अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे छोटे पात्रों, जिन्हें जेमा कप कहते हैं, में स्थित होता है। स्पेरोफाइट में एक पात, सीटा तथा कैप्सूल यानी कि मार्केशिया होता है। मॉस में
स्पेरोफाइट लीवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं। मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मॉस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। इसके सामान्य सदस्य फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्पैंगमन होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा टेरिडोफाइटा। इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित होता है। इनमें एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक यानी जाइलम व फ्लोएम पाए जाते हैं। ये सामान्यतः नम स्थानों पर पाए जाते हैं। इसके उदाहरण हैं, टेरिडोफाइटा का उदाहरण है मार्सिलिया फर्न। अब हम आगे देखते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा में जनांग जो है वो अप्रत्यक्ष होते हैं और इसमें फल व बीजी उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, अतः वे क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। परंतु टेरिडोफाइटा प्रभाग के पादपों में संवहन ऊतक की उपस्थिति के कारण संवहनी क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। टेरिडोफाइटा प्रभाग के पादपों में बीजाणु द्वारा पुंधानी व स्त्रीधानी से उत्पन्न पुंनु के संयोजन द्वारा जनन होता है। इसके उदाहरण हैं मर्सिलिया, ब्लाइकाइटा इत्यादि। तथा इसमें फल व बीजी उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, अतः वे क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। परंतु टेरिडोफाइटा प्रभाग के अच्छा ये छूट गया ना, कोई बात नहीं, यहाँ से देखते हैं। इसके उदाहरण है मर्सिलिया, सेल्जिनेला और इक्विस्टीम। टेरिडोफाइटा का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधों के रूप में उगाते हैं। विकास की दृष्टि से यह स्थल पर उगने वाला सर्वप्रथम पौधा है जिनमें संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम है। टेरिडोफाइटा में पत्तियां छोटी, लघुपर्ण, उदाहरणतः सिलेजिनेला अथवा बड़ी बृहत्पर्ण हो सकती है जैसे फर्न। टेरिडोफाइटा में जो है बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं जिन्हें शंकु कहते हैं। इसके उदाहरण हैं सेलिजनेला इक्विस्टम। बीजाणुधानी के स्थित बीजाणुमृत कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। टेरिडोफाइटा में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक स्पष्ट रचना बनाते हैं। युग्मोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं जिन्हें क्रमशः पुंधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। ये देखते हैं, पुंधानी से पुंनु के निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलग्न हो जाता है और युग्मनस बनता है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइटा में जहाँ स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं उन पौधों को समबीजाणु कहते हैं। टेरिडोफाइटा के 4 वर्ग हैं। पहला है साइलोप्सिडा यानी कि साइलोटम, दूसरा है लाइप्सिडा यानी कि सिलेजिनेला तथा लाइकोपोडियम, स्फेनोपसीडा यानी कि इक्विस्टम तथा टीरोपसीडा यानी कि ड्रायोपेट्रिस टेरिस तथा एडिएंटम। अब अनावर्त बीज की बात करें तो जिम्नो यानी जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब है नग्न या स्पर्मा तथा स्पर्मा का अर्थ है बीज या नग्न बीजी। ऐसे पौधे जिनमें बीजांड अंडाशय से ढके हुए नहीं होते और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत रहते हैं, यानी कि इसमें जो बीज रहते हैं वो या तो एकदम नग्न होते हैं या तो नहीं होते हैं। इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। ये मध्यम या लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ होते हैं। इनमें मसूला जड़ें जो पाई जाती है तथा कुछ पादपों के जड़ें कवकों से सहयोग कर लेती है जिसे कवक मूल कहते हैं। जैसे है इसका एग्जाम्पल है पाइनस। जिम्नोस्पर्म यानी जिम्नोस अनावृत, जिम्नोस का अर्थ है अनावृत और स्पर्म का मतलब है बीज। ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड है अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत रहते हैं। ये थोड़ा सा ना स्कैनिंग मिस्टेक है। इसके कुछ
इनमें कुछ छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाली साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है, जिसे हम प्रवाल मूल कहते हैं। इसके उदाहरण है साइकस। इसके जो तने हैं वह अशाखीय साइकेस अथवा शाखित पाइनस ट्रिसिड्रस होते हैं। जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर तथा मादा युग्मोद्भिद जो है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। वे स्पेरोफाइटा पर बीजाणुधानी में रहते हैं। बीजाणुधारी से परागकण बाहर निकलते हैं। परागकण में एक परागनली बनती है जिन्हें नर युग्मक कहते हैं। यह परागनली स्त्रीधानी की ओर जाती है और वहाँ पर शुक्राणु जो है वो छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जिससे कि भ्रूण जो है वो विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। ये बीज जो है वो ढके हुए नहीं रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में जनन बीजाणु द्वारा शुक्राणु व अंड संयोजन से होता है। इसके उदाहरण है साइकस और पाइनस। ठीक है। आवर्त बीजी की बात किया जाए यानी कि एंजियोस्पर्म की बात किया जाए तो एंजियो का अर्थ है ढका हुआ या और स्पर्मा का अर्थ है बीज या कि इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। इनके जो बीज है वो विकास अंडाशय के अंदर होते हैं जो बाद में फल बन जाता है। एंजियोस्पर्म जो है वो पुष्पी पादप है जिससे बीज फलों के भीतर होते हैं। यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। उनके वास स्थान भी बहुत व्यापक होते हैं और 2 वर्गों में द्विबीजपत्री तथा एकबीजपत्री में विभक्त होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों की पहचान बीजों में 2 बीजपत्री के होने, पत्तियों में जलिका रूपी सिरा विन्यास तथा पुष्पों के चतुष्टीय अथवा पंचटीय होने, अर्थात पुष्पों के प्रत्येक पुष्पीय चक्र में 4 अथवा 5 सदस्यों के होने के आधार पर की जाती है। दूसरी ओर एक बीजपत्री पौधों के बीच में केवल एक बीजपत्री का होना, पत्ती में समांतर सिरा विन्यास एवं तृतीय पुष्प अर्थात प्रत्येक पुष्प चक्र में 3 उपांग होना एक बीजपत्री पौधों के विशेष अभिलक्षण है। द्विबीजपत्री पौधों के बीच में 2 बीजपत्र होते हैं जबकि एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होता है। इन्हें पुष्पी पादप भी कह सकते हैं और इन पादपों में भोजन का संचय बीजपत्र या भ्रूणपोष में होता है। बीजपत्र की संख्या के आधार पर एक बीजपत्री पौधों को एक बीजपत्री व 2 बीजपत्र वाले पौधों को द्विबीजपत्री कहा जाता है। पादपों में कायिक जनन व नर युग्मक व मादा युग्मक के संयोजन द्वारा लैंगिक जनन होता है। इसके उदाहरण है सरसों, आम और बरगद। इसके साथ ही आज का हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच, बाय।